कारपोरेट के दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कारपोरेट के दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश बेचने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश बेचने वाले मुर्दाबाद। चोर मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता के गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता के गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता के गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गिनती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गिनती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गिनती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा में पंचायतों का एक सिस्टम है कि पंचायती सबके बीच में एक बात रखी जाए और पूरा समाज के बीच में बैठ के फैसला हो। तो वो पंचायत लेके आज सभी मंत्रियों के पास आए थे, लेकिन इनका व्यवहार देखने में जो लग रहा है बहुत ही गंदा है। और ये हमारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना इन पर कोई चाय पानी का इंतजाम जैसे होता है उनको करना होता है। तो इस तरीके से जो इनका व्यवहार है ये गलत है। और अगर इनका व्यवहार ऐसे ही रहा तो हमें भी कोई ना कोई स्टैंड के खिलाफ लेना पड़ेगा। तो जमीनों को जो है, जमीनों को जो मुद्दा है, क्या मुद्दा है, किस प्रकार से सरकार? देखिए, मुश्तरका मालिकान ज़मीनें हैं जो किसानों के हिस्से से छुटी हैं। हम मांग कर रहे हैं कि एक कानून हरियाणा में बनाएं और जिस किसान की जितनी ज़मीन उसके हिस्से से छुटी थी, हम 100 किसान हैं गांव में, 100 किसानों ने हमने अपने मर्जी से अपनी आधी ज़मीन खाली छोड़ी तो वो सरकार की थोड़ी होगी। तो ये वो ज़मीनें हैं जिन पे सरकार जो है कब्जा एक तरह से कर रही है और उसके विरोध में हम यहाँ पे पहले ज्ञापन भी इनको दिया है और अब उनके आगे इकट्ठे हो। तो ये लड़ाई क्या 2 दिन की रहेगी, क्योंकि सरकार ने बात ये 2 दिन की है, आज का और कल की पंचायत है और उसके बाद अगले निर्णय लिए जाएंगे। तो क्या लगता है अभी सरकार झुकेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पहले भी एक लंबा देखिए, झुकने को तो इनको आदत है, 100 जूते भी खाते हैं, 100 गड्ढे भी खाते हैं, आदत है इनको। अब ये निकल के मर सकते, बाहर नहीं आ सकते, क्या बात नहीं कर सकते क्या आके किसानों से? अगर नहीं करें कोई बात नहीं, हम बैठाएंगे इनकी तसल्ली में। तो क्या रणनीति क्या रहेगी आगे? रणनीति कल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे। आज तो इनका वेट करें, कर रणनीति। तो गुलाब जी, एक किसानों का काफी नुकसान भी हो रहा है, हरियाणा की में फसलें जो है खराब हो रही है, उसमें क्या? देखिए, फिलहाल हम इस मुद्दे पे आए हैं, उसके मुआवजे की तो मांग जगह जगह पे हम कर ही रहे हैं जहाँ पे खराबा हुआ। नगर निगम की बैठक में कांग्रेस पार्षद सचिन गालब ने एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर राजेश पर लगाए कई गंभीर आरोप। पार्षद ने एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर पर लगाए फड़ी वालों से फजूली के आरोप। एनफोर्समेंट इंस्पेक्टरों पर करोड़ों की संपत्ति। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में विकास के कई एजेंडे हुए पास। स्टडी टूर पर पार्षद जाएंगे गोवा और मुंबई, 6 दिन का होगा स्टडी टूर। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के पार्षदों ने किया स्टडी टूर का समर्थन। आज चंडीगढ़ नगर निगम की एक बैठक हुई, जिस बैठक में कई एजेंडे पास हुए। इसके साथ साथ इन एजेंडों में गोवा स्टडी टूर का भी एजेंडा था, जो भी पास हो गया। भाजपा, कांग्रेस के साथ अकाली दल के पार्षदों ने बाजी इस स्टडी टूर का समर्थन किया और इसके पक्ष में वोट किया। तो वहीं सदन में कांग्रेस पार्षद सचिन गैलब ने हाउस में एनफोर्समेंट विंग को सबसे करप्ट बताया और कहा कि उनके वार्ड में अवैध वेंडर बैठे हुए हैं और एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर इन अवैध रेहड़ी फड़ी वालों से अवैध वसूली करवाते हैं, जिनमें उनके एरिया में इंस्पेक्टर राजेश पूरी तरह से करप्ट है। और जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो उन्हें भी रिश्वत देने की पेशकश की गई। इसको लेकर हाउस में खूब चर्चा हुई और सभी पार्षदों ने इस मुद्दे पर सहमति जताई कि शहर भर काफ़ी संख्या में अवैध वेंडर बैठे हुए हैं, जिससे नगर निगम को भी रेवेन्यू का घाटा हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। देखिए, कॉरपोरेशन के अंदर एक एनफोर्समेंट विंग जो विभाग है, जो चेकिंग करता है पूरे चंडीगढ़ के अंदर की क्या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी रेडी फड़ी या इलीगल चीज़ जो लगी हुई है, उसके बारे में जो यहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं, यहाँ इनका रवैया इतना गलत है। एक तो ये करप्ट है और अपने आप को दिखाते बहुत सही है।
एक्चुअली जो मेरी वार्ड है सेक्टर 11, 12, 14, 25 वार्ड नंबर 13, उसके अंदर कम से कम 150 रेडियाँ इलीगल लगी हुई है। इलीगल रेडियो से ये हफ्ता वसूली करते हैं, और हफ्ता वसूली ऐसे करते हैं कोई आम आदमी उसको पकड़ नहीं पाएगा, कोई नॉर्मल काउंसलर भी उसको नहीं पकड़ पाएगा, इतनी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हर 20 रेडी या 15 रेडी का एक इन्होंने सरदार बना रखा है, एक जो मुखिया है, वो मुखिया पैसे कलेक्ट करता है उन 15 रेडियो से और इनको प्रोवाइड करता है। इनके आप हाल चाल देखेंगे, इनके पास 50-50 लाख की गाड़ियाँ हैं, इनका आप रहना सहना देखेंगे, आप कह नहीं सकते कि नॉर्मल कर्मचारी है। और जब आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप जब लोगों को बोलते हैं कि लीगल शहर 66वें नंबर पे आ गया सफाई में, हम किसी वेंडर के खिलाफ नहीं है, जो लीगल वेंडर है उसके हक में है, पर ये नहीं है कि एक वेंडर के 5 भाई और या उसकी पूरी रिश्तेदारी मिलकर 10 जने काम करेंगे, इससे शहर खराब होता है। यही हाल हुआ। हमने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, बोले, बट जो एनफोर्समेंट के इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया कि जितने लोगों को इकट्ठा करके उनको बोला कि आप एक मुहिम चला दो, भी गरीब को तंग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। पैसे भी ऑफर किए गए कि आप लाख रुपया, 1.25 लाख रुपये महीने लें लोगों की तरफ से, बट हम ऐसी कोई हम ऐसा गलत काम करने आए ही नहीं है, हम जनता की सेवा करने आए हैं। 17,500 रुपये हमें अलाउंस मिलता है, और जो अफसर मिलता है इनको 1-1 लाख रुपये नौकरी के मिलते हैं। तो हम बोलते हैं कि 17.5 तो हमारे तेल का खर्चा भी नहीं पूरा होता, फिर भी हम ईमानदारी से राजनीति को, लोगों की सेवा समझते हैं, और ये लोग हमें प्रेशराइज करके कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो ऐसा वाकया हुआ था। और एक और वाकया हुआ था, एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर राजेश जी हैं, वो अपने आप को समझते, पता नहीं क्या, वो अपने आप को सबसे बड़ा आदमी समझते हैं शायद शहर का, वो पार्शली रेड मारते हैं। जो आपका जानकार है, उनका जानकार है, उनको रेड नहीं मारेंगे, जो अननोन है, रेडी वाले हैं, कोई भी उनको रेड मारेंगे। उनसे फिर वो सामान उठा लेते हैं, और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि आप पार्शली ऐसा काम क्यों करते हैं, वो कहते हैं कमिश्नर से बात करो। तो मैंने बोला कि हम अगर काउंसलर हर छोटी बात पे कमिश्नर को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी काउंसलर की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ऐसा ही पिछले एक महीने से चल रहा था। उसकी कंप्लेंट भी मैंने करी, बट एमसी कॉर्पोरेशन के हिसाब से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो आज हाउस में ये बात रखी गई है कि ये विभाग, इतना पैसा करप्शन हो रही है, रेडी फड़ी वाले पैसा क्यों नहीं देते। यही कारण है क्योंकि वो इलीगल पैसा ये ले लेते हैं, इसलिए उनको ऊपर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लगता है इंस्पेक्टर राजेश के खिलाफ जांच होनी चाहिए, जैसा मैडम ने बोला, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उनसे आंसर लिए जाएंगे इन सभी क्वेश्चन? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो विभाग है, इस विभाग के ऊपर कोई ऐसा कमीशन बिठाया जाए, ऐसी टीम बिठाया जाए जो निगरानी रखे, क्योंकि ये सबसे करप्ट विभाग है। कहने की बातें होती हैं, बोलते प्रूफ लेके आओ। आज भी जैसे हाउस में प्रूफ साबित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो रेडी फड़ी वाले हैं उनसे अगर बात की जाए कि आप सामने बोलेंगे वीडियो में, ऑडियो, वो बोलते हैं कि हमारी रोजी रोटी, हमारा घर परिवार 10-15 हज़ार 20 हज़ार से चलता है, अगर हमें महीने के 4 हज़ार देने भी पड़ते हैं सर, तो हम देने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि हमारा परिवार यहाँ से चलता है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, ये जो गरीब कार्ड ये खिलवाते हैं, जो ये मीडिया जो है एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट विंग जो गरीब कार्ड खिलवाती है इन्वॉल्व करके इनको, ये बड़ा गलत है। आपको ऑफर किए थे इन्होंने भी किसी के जरिए, इजी इंस्पेक्टर की चाल थी? बिल्कुल जी, इन्होंने ऑफर करे हैं, ऑफर रेडी वालों की तरफ से किए गए हैं पैसे। बेसिकली मैंने उनको एक नोटिस निकाला था कि आप जितनी इलीगल हैं, आप या तो अपने टेंडर अपना लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस नहीं है तो आप देखिए शहर का क्या हाल है, गंदगी भी आप फैला रहे हैं, आप अपना सामान वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो इस इंस्पेक्टर ने उनको मेरे पास भिजवाया लोगों को कि आप इनको ऑफर कीजिए पैसा, क्योंकि चाहते हैं, सोचते हैं कि हर काउंसलर पैसे चाहता है, ऐसी बात नहीं है। हम शहर का भला चाहते हैं, अगर किसी से 10 रुपये भी लेंगे पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाता है। हम तो साफ छवि के नेता, ना तो कभी आज तक 10 साल के इतिहास में किसी से पैसा लिया है, ना आगे लेंगे। तो यही बात सामने रखी थी। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, जहाँ पीजीआई के सामने लंगर लगता है, ये लंगर को भी वहाँ पे भी चलान काट रहे हैं, लंगर के तो ये चलान काट रहे हैं, उधर से रेडी फड़ियों वालों से कुछ उनको प्रिविलेज करते हैं, उनको ये पैसे लेके उनको वहाँ खड़े होने देते हैं, और वो भी रेडी वालों के कहने पे लंगर वालों के चलान कटे हैं कि आप यहाँ लंगर ना लगाए क्योंकि रेडी फड़ी वालों को पैसे में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम शहर में चल रही है, और ये आज हमने उजागर करी है। होप सो इसका सोल्यूशन कॉर्पोरेशन हाउस या मेयर साहिबा या कमिश्नर साहिबा जल्दी से जल्दी निकालेंगे। अच्छा, एक आपने बात की है, पीजीआई पैक ऑटोनॉमस बॉडी है, एमसी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करता, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करता तो वोट रद्द कर दिए जाए, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे, वो मजा। बेसिकली मेरी वार्ड के अंदर 75% एरिया यूनिवर्सिटी पीजीआई पैक, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आता। बट एक तरफ देखिए, जब वोट लेने की बारी आती है, कॉर्पोरेशन एमसी के इलेक्शन हो या एमपी के इलेक्शन हो, वोट लिए जाते हैं, वोट अपने आम लोगों के वोट लिए जाते हैं। ऊपर से वो लोग हमें बोल रहे हैं कि हमारे वोट आप ले रहे हैं, बट आप रिटर्न में हमें क्या दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, ना पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। प्रॉपर्टी टैक्स यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से मांगा जा रहा है, यूनिवर्सिटी के लोगों से, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से प्रॉपर्टी टैक्स मांगा जा रहा है, बट बदले में हम वहाँ पर एक झूला भी नहीं लगवा सकते। ये कैसा रूल है? आप ले तो वहाँ से रहे हैं, बट हम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, ये रूल बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नहीं कर सकते, मलेरिया की फॉगिंग की टीम भेज देंगे, बट वहाँ अगर कुछ प्रोवाइड करना हो, डस्टबिन देने हो, या सैनिटेशन हो, या सड़क, बिजली, पानी, रोड, कुछ काम हो, उसमें बोल देते हैं कि हमारा हाथ नहीं है। तो ये ऐसा रूल है कि या तो अगर आप उनके वोट ना लीजिए, अगर वोट लेते हैं तो उनको कोई ना कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो भी शहर का अहम हिस्सा है। डॉक्टर्स रहते हैं पीजीआई में जो
कितने स्टेट के लोग वहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। क्या हम उनको ये सुविधाएं दे रहे हैं जो लोग हमारी सेवा करते हैं? यूनिवर्सिटी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ से मनमोहन सिंह जैसे देश के प्रधानमंत्री निकल के गए हैं। पैक के ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से इतने बड़े बड़े इंजीनियर निकल के गए हैं, बट देते रिटर्न में हम उनको क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सबसे अलग और प्रोमिनेंट वार्ड है शहर की, इस वार्ड का ध्यान रखा जाए और इस वार्ड के साथ कोई गलत चीज़ ना हो कि लोगों का कॉर्पोरेशन से या इस इलेक्शन सिस्टम से विश्वास उठ जाए कि आप वोट लेना होता है, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बोल देते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, बट वोट के बाद कोई संभालता नहीं। अगर आपको सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता तो आप धरने में बैठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया है कि अगर ये हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होता तो मैं यहीं प्रोटेस्ट करने वाला हूँ, एजिटेशन करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, अगर कोई प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, एक ही हथियार है हमारे पास अपनी बात सुनाने का, कि हम एजिटेशन करेंगे कि आप हमें बताइए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नए से नया रूल, कोई यहाँ पर कोई बड़ा नेता आता है बाहर से तो ये इतना पैसा आ जाता है कॉर्पोरेशन के पास, कहीं से भी खर्च देते हैं, सड़कें रेनोवेट हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। पीछे अमित शाह जी आए थे, उनके 2-3 दिन का ही इतना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया। क्या वही पैसा डेवलपमेंट में नहीं लग सकता लोगों की? जब कोई नेता आता है कॉर्पोरेशन के पास पैसा आ जाता है खर्चने के लिए, बट आम लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए पैसा नहीं होता। तो मेरा यही एक सवाल है कि लोगों को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझिए, किसी के ओहदे या किसी की पोजीशन देख के लोगों को ऊंचा या छोटा बड़ा नहीं समझिए, क्योंकि सब बराबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में जनता को समर्पित किया अमृता अस्पताल। मां अमृता आनंदमयी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया अभिनंदन। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर साथ में मौजूद। संस्कृति ये है भारतीय परंपरा, और आपके हाथ की तालियां जरा हाथ उठाकर, जो दिव्य शक्तियों का मिलन है आज। एक जिनका प्रेम हम सबके जीवन को बदल रहा है, और एक जिनकी सोच भारत को विश्व गुरु बनाने जा रही है। अम्मा का जो बड़ा हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है और लोगों को समर्पित किया है, मैं मानता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इससे आने वाले समय में सबको इसको लाभ मिलेगा। और आम आदमी का जो स्वास्थ्य का जो भी हेल्थ चेकअप है, इलाज है, आम आदमी की पकड़ में होगा। और कभी कल्पना में नहीं थी फरीदाबाद में इतना बड़ा हॉस्पिटल जो बनकर तैयार हुआ है, इसका सभी लोगों को लाभ मिलेगा। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जो फरीदाबाद को मिला है और सारे हरियाणा को मिला है, NCR को मिला है, सबको इसको लाभ मिला। ना केवल सर हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली और आसपास के जो इलाके वहां से भी लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। तो आप मानते हैं अन्य प्रदेशों को भी इसका लाभ होगा? नहीं, मैं मानता हूँ हरियाणा नहीं, इसका दिल्ली को लाभ मिलेगा, फरीदाबाद को लाभ मिलेगा, उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा, राजस्थान को लाभ मिलेगा, और सारे प्रदेशों को लाभ मिलेगा। अस्पताल कभी एक का नहीं होता, अस्पताल सबका है, पूरे देश का अस्पताल है। पर फरीदाबाद में ये हॉस्पिटल खुला है, इससे फरीदाबाद के लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, नज़दीक होने के कारण मिलेगा, पर इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जो खुला है अपने भारत में, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो 2600 बेड का हॉस्पिटल है और 24 घंटे जिसकी सर्विस है। सर, आपके डिपार्टमेंट में नई बसें खरीदी जानी थी, पुरानी बसें काफ़ी कंडम भी हो चुकी हैं, तो क्या प्रक्रिया अब तक हो पाई है उसकी, जो बसें खरीदनी है? कितनी बसें खरीदी हैं? 6 महीने के भीतर सरकार से हमें अप्रूवल मिल चुकी है, और 6 महीने के भीतर हम 2000 के आसपास हम बेड़े में बसें शामिल करेंगे। 1000 बिल्डर बस है, 550 इलेक्ट्रिकल बस है किलोमीटर, 150 बस AC बस है, और 250 मिनी बस है, जो बेड़े में इस 6 महीने में शामिल कर लेंगे। एक सर, आपकी ही पार्टी के नेता गोवा में उनकी मौत हो गई, सोनाली फोगाट, और उसको लेकर उनके परिजन लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं CBI जांच? सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है और एक दबंग महिला में उनों की गिनती है। अपनी बात मनमाने में सक्षम थी,
चाहे राजनीतिक मंच हो या दूसरा मंच हो, और अपनी बात कहने में सक्षम ऐसी महिला सोनाली फोगाट रही जो हमारे बीच में नहीं है, और उनके जाने का सबको दुख है। हरियाणा के सभी लोगों को, सभी पार्टी को, लोगों को इस बात सोनाली जो अपनी बात के वो सदा के लिए वो जुबान बंद हो चुकी, पर सभी चाहते हैं, जो परिवार के लोग जो चाहेंगे सरकार वो कार्रवाई करेगी, उनके दुख की घड़ी में उनके साथ है, और सब कुछ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। परिवार वाले लगातार गोवा में पहले मामला दर्ज करने की बात कह रहे थे, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई और पोस्टमार्टम जो है अब करवाया जा रहा है। ठीक है, उनको भरोसा रखना चाहिए, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा। सोनाली हमारे प्रदेश की बेटी है और हम सब उसके साथ हैं, उनके परिवार के साथ। सर, सरकार यहाँ भी आपकी है, वहाँ भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, फिर भी एक FIR दर्ज नहीं होती। उनके परिवार वाले वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो खुद लाइव आकर कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हरियाणा की बेटी है सोनाली, ये नहीं भारतीय जनता पार्टी है, इस हरियाणा की बेटी है, और बेटी के लिए सब मिलके हम सब उसके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, जो भी हो उनके साथ खड़े। क्या है मुद्दा? कल प्रधानमंत्री अब मैं बात कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश के कट्टावर नेता गंदवानी विधायक उमंग सिंगार के द्वारा टांडा क्षेत्र में 201 गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया गया। कुक्षी टांडा गणेश चतुर्थी के पूर्व प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी टांडा क्षेत्र में इस पर्व को बहुत ही हर्ष के साथ मनाते हैं एवं इस पर्व में लोगों की आस्था का सम्मान बढ़ाने के लिए क्षेत्र के लाडले विधायक उमंग सिंगार हर वर्ष एक बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। विधायक जी गणेश चतुर्थी के पूर्व पूरी गंदवानी विधानसभा गणेश जी की प्रतिमा का निःशुल्क वितरण करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विधायक उमंग सिंगार ने टांडा क्षेत्र में आकर हर गांव की बनी गणेश समितियों को अपने हाथ से मूर्ति प्रदान की। सर्वप्रथम विधायक श्री सिंगार टांडा डाक बंगला परिसर पहुंचे, जहां से पूरे ग्राम में चल समारोह निकालने के पश्चात नरसिंह मंदिर में पहुंचे, जिसके बाद नरसिंह मंदिर पुजारी घनश्याम जी शर्मा के द्वारा विधायक जी से गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। इस वर्ष टांडा क्षेत्र में मां उमंग जी सिंगार के द्वारा 201 गणेश जी की प्रतिमा बांटी गई। विधायक जी के इस कार्य की हर जगह प्रशंसा हो रही है। मूर्ति वितरण के दौरान विधायक जी से क्षेत्र की जनता को संबोधित भी किया गया एवं कहा कि गणेश चतुर्थी से लेकर आनंद चौदस तक गणेश जी के अच्छे से सुख शांति से अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूजा अर्चना करें, सभी धर्मों का सम्मान करें। संबोधन के बाद ग्राम मुकुंदपुरा के छात्र राहुल मंडलोई द्वारा विधायक जी का अपने हाथों से पेंसिल की सहायता से मात्र 24 घंटे में चित्र बनाकर प्रस्तुत किया। विधायक जी ने प्रोत्साहन राशि स्वरूप राहुल मंडलोई को 11,000 रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष स्वतंत्रता जोशी गंदवानी, ब्लॉक अध्यक्ष सतपाल बरनाल, जिला पंचायत सदस्य मुकाम अलावा एवं कमला धरवे, युवा कांग्रेस गंदवानी विधानसभा अध्यक्ष करम सिंह मेहड़ा, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बाई सिंह मंडलोई, विधायक प्रतिनिधि सुनर राठौर, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि अशोक मांझी, संदीप अग्रवाल, क्षेत्र के सरपंच प्रतिनिधि लक्की ठाकुर, गमर सिंह पटेल, बाकी रोशन डोड़वे, गांतला, सोहन डावर, नरवाली, वेर सिंह अलावा घोर, विक्रम सेंगर गेटा, भारत मिनवा झाई, ठाकुर सिंह ककड़ो, कोआ, छीतू मचार, खनिबा, रानी दामेश, जमरा बरदा, जनपद सदस्य जगन बामर, टांडा से उमेश राठौर, सागर पिपलाज, प्रिंस ठाकुर, भूपेंद्र मंडलोई, भूपेंद्र राठौर, कान्हा राठौर, कमलेश कपूरवल, प्रियेश ठाकुर, मुकेश राठौर, अनमोल राठौर आदि मौजूद थे। चैनल 18 भारत से जिला ब्यूरो चीफ प्रियेश गहलोत की रिपोर्ट।
हेलो, टांडा के गणेश वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मेरे साथ पधारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, मंचासीन और दूर दूर से पधारे मेरे युवा साथियों, मेरे आदिवासी भाई, किसान, सबको राम राम। आवाज ही नहीं आ रही। राम राम। ऐसा है, अब कईयों के मुंह में मन में एक सवाल आ रहा होगा, 2 साल से गणेश जी क्यों नहीं बांटे? अब 2 साल से कोरोना चल रहा था, मेरी तो इच्छा थी बांटने की। अब कई बोले भैया आपने बांट दिए, सब इकट्ठे हुए, अगर किसी गांव में ज्यादा नंबर गए तो आप आ जाएंगे। सरकार ने भी बंद कर रखा था, गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रखा था। तो मैं उस बात को लेके इंतजार किया कि जब सामान्य स्थिति होगी अभी हमारे मुकाम जिला पंचायत सदस्य जी कह रहे थे कि भैया कुछ लोग कह रहे थे कि गणेश जी को दे रहे हो, देते अपन लोग, उनसे कुछ पैसे लिया करो। तो मैंने मुकाम को बोला कि इतने साल से कभी मैंने अपने आदिवासी भाइयों से पैसे नहीं लिए, तो मैंने कहा क्यों पैसे लेना, ये तो बीजेपी का काम है, आरएसएस का काम है कि पैसे लो और गणेश जी को भगवान बेचने जाते। 400-500 के गणेश जी आते, तुमसे ज्यादा पैसे ले लेते और तो बता देते। तो ये काम धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे पैसों का नहीं हो सकता। और मैं इसलिए मूर्ति देता हूं निःशुल्क कि आपके गांव में समृद्धि रहे, आपके गांव में शांति रहे, आपके परिवार में शांति रहे, आपके घर में कोई बीमारी नहीं आए। इस बात को, इस भावना को लेकर मैं देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे सोनाली फोगाट के परिजन। मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिजनों को बताया, मैंने गोवा के मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर की है बात। परिवार वालों ने सीबीआई जांच की करी मांग। हरियाणा सरकार लिखेगी गोवा सरकार को चिट्ठी। परिजनों की मांग के मुताबिक गोवा सरकार से सीबीआई जांच का अनुरोध करेगी हरियाणा सरकार। हमारी बात हुई है, वो हमारी हेल्प करेंगे। हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है, बस अभी यही बात हुई है, बाकी हम अभी कुछ बता नहीं सकते। लगता है आप जानबूझकर क्या बोल आपके लिए आए हैं। जिस तरीके से जानबूझकर एक वीडियो भी सामने आ गया आपको कि जानबूझकर उन्हें ड्रिंक पिला रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या सजा होनी चाहिए उन्हें, या लगता है और भी कुछ लोग हो सकते हैं? आपको राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट भी नजर आता है? और लोगों का भी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो जबरदस्ती कर रहे थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसको खत्म करना है, इसलिए शायद हमको वो दोनों बात कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, नेगेटिव। इसलिए हमको ये जानना लगता है कि अमन जी, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला है आपको इस मामले में? मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, और जो हमारी मांग थी सीबीआई की, वो उन्होंने बोल दिया भाई आपके साथ इंसाफ होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी जाएगी। और इस मामले को पूरा कैसे देखते हैं? आप गोवा भी गए थे, जी, आपने पूरा वो देखा है? हम लोग जैसे ही गोवा पहुंचे थे, हमने सबसे पहले सोनाली जी की डेड बॉडी को देखते ही हमने बोल दिया था ये मर्डर है, और हम हिसार से ये कह के निकले थे भाई ये मर्डर है, उनका कोई अटफैल नहीं हुआ, क्योंकि वो तो योग प्राणायाम
करने वाली थी। तो आपको लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, कोई राजनीतिक या अन्य? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर अकेला सुधीर इसमें होता तो प्रॉपर्टी हड़पना था उसका तो, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र इसमें जरूर है। क्या आपको लगता है जो आदमपुर उपचुनाव है उसको देखते हुए भी कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, क्योंकि 2019 में जब चुनाव थे तभी ये सुधीर सांगवान सोनाली जी के पीए के रूप में आए थे, और अब आदमपुर में दोबारा उपचुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इन्होंने इसका मर्डर कर दिया। तो आपको लगता है कि जो सांगवान था वो एक प्लांटेड था वहाँ पे, प्लांट किया था किसी ने? जी जी जी, बिल्कुल लग रहा है जी हमें। तो इसके पीछे मतलब वहाँ की जो राजनीतिक वो सारी वो परिदृश्य है उसकी वजह से ही सोनाली जी को टारगेट किया गया है? देखो क्लियर तो इस बारे में हम अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इसका इरादा यही था भाई सोनाली जी की प्रॉपर्टी हड़पना और इनको मारना। यानी कुल मिला के जो मेन मुद्दा था वो प्रॉपर्टी का ही था, प्रॉपर्टी का, और इनको मारना था। और राजनीति भी इसमें पूरी अब हो सकती है, क्योंकि इसने राजनीति के टाइम से ये इनसे जुड़ा था। यही जो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करने आए थे सीबीआई की, वो बिल्कुल उन्होंने हमारी एक्सेप्ट की है, और बिल्कुल उन्होंने तय दिल से कहा कि आपकी सीबीआई से ही जांच करवाएंगे। तो आपको लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है? इसीलिए हम सिर्फ सीबीआई का ही बोलने आए हैं कि सीबीआई सब खुलासा कर देगी, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जो भी इसके पीछे बड़े चेहरे हैं, छोटा चेहरा है, बड़ा है, जो भी है सब निकाल के सामने आ जाएगा। सर, गोवा पुलिस की जो जांच हो रही है उससे आप संतुष्ट नहीं? संतुष्ट, वो डबल बात कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, सिर्फ वो ड्रग्स पे बात कर रहे हैं। मतलब आगे की तहकीकात इतनी खुल के नहीं हो पा रही थी कि पीछे कौन है, किसने क्या किया है। बाकी अभी देखते हैं क्या। जैसी वीडियो सामने आ रही है लगातार, उससे कुछ क्या लगता है? वीडियो में सबने देखा ये उनके साथ धक्का हो रहा है, ज़बरदस्ती पिलाई जा रही है, ज़बरदस्ती। जो उनकी तो होटल में ही तबीयत ख़राब थी, जैसे कि उन्होंने अपने जीजा और ब्रदर को, सिस्टर को बताया था। वो क्लब में जाने के मूड में नहीं थे, होटल से ही उनको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिला पिला के क्लब में लेके गए। तो अभी आपको लगता है कि सीबीआई जांच हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से, बहुत तय दिल से जो हमें इज्जत दी है, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जो हमारे सामने बिल्कुल बोला है, हम आपकी लास्ट तक, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। 9455 जेबीटी टीचर्स सीएम मनोहर लाल के आवास का घेराव के लिए निकले थे। 9455 जेबीटी भर्ती की लो मेरिट और वेटिंग सूची को नियुक्ति देने की कर रहे हैं मांग। टीचर्स की सरकार से मांग है, हाई कोर्ट की डबल बेंच के अंतिम फैसले को सरकार लागू करे। 9455 नियुक्ति जेबीटी टीचर्स ने सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया था। पंचकुला सेक्टर 5 धरना स्थल से चंडीगढ़ के लिए हुए थे रवाना। इससे पहले जेबीटी टीचर्स पंचकुला में सेक्टर 5 धरना स्थल में हुए थे एकजुट और चंडीगढ़ सीएम आवास के लिए किया था कूच। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 20 जुलाई को दिए अपने फैसले में 9870 जेबीटी भर्ती के विज्ञापन की कट ऑफ डेट को पूर्ण योग्यता रखने वाले आवेदकों को ही वैध करार दिया और पहली लिस्ट के सभी चयनित उम्मीदवारों सहित वेटिंग लिस्ट को 3 महीने की समय सीमा में समस्त आर्थिक लाभ सहित नियमित नियुक्ति के देने के आदेश दिए हैं। जबकि कट ऑफ डेट के बाद 2013 में HTET पास करने वाले आवेदकों टीचर्स को अयोग्य करार दिया था। मेरा नाम प्रेम लावत है, प्रदेश अध्यक्ष पात्र अध्यापक संघ हरियाणा। आज का जो प्रदर्शन है, क्या डिमांड है लोगों की, कौन-कौन? आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हरियाणा सरकार के खिलाफ है। माननीय मुख्यमंत्री के हाउस को हम घेरने जा रहे हैं और हमारी जो मांग है वो न्याय संगत है, तर्क संगत है, बिल्कुल जायज़ है। 20 जुलाई 2022 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक स्पष्ट आदेश दिया है कि 9870 की जो जेबीटी की भर्ती का 2012 में विज्ञापन हुआ था और 2014 में चयन सूची जारी हुई थी, 2017 में जिनको नियुक्ति दी गई थी उनमें से 1259 जेबीटी को लो मेरिट बनाकर टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि ठीक 1 साल बाद एक दूसरी स्टेट परीक्षा होती है और उस परीक्षा के कारण जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं ज़्यादा हो जाते हैं और जॉइंट मेरिट लिस्ट बनाने के कारण जो 8 दिसंबर 2012 जो कि कट ऑफ डेट थी
विज्ञापन की अंतिम तिथि थी, उस टाइम तक जो भी उम्मीदवार योग्य थे उनको नियुक्ति देने का माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। और एस्टेट 2013 के जो उम्मीदवार थे, जो कट ऑफ डेट के बाद आए थे, उनको कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे अयोग्य माना है और उनको हटाने के आदेश दिए और उनके स्थान पर 1259 जेबीटी लोअर मेरिट को नियुक्ति देने का आदेश दिया है और खाली पदों पर वेटिंग के कैंडिडेट को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। और उसके बावजूद भी अगर कोई पोस्ट, कोई पद खाली रहता है तो पुनः विज्ञापित करके नए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि 40 दिन बीतने तक भी आप उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं कर रहे हैं, यह चिंता का विषय है। क्योंकि 2017 के अंदर आपने हमें 3 दिन का शो कॉज नोटिस देकर 3 दिन के अंदर छुट्टी के दिन टर्मिनेट कर दिया था। तो अब सरकार का उनसे ऐसा क्या लगाव है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उनका भी फेवर करते हैं? आप उनका फेवर कीजिए। फ्रेश अपॉइंटमेंट कोई होती है तो आप उनको कोई भी राहत दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 9870 जेबीटी की भर्ती पर उस टाइम तक जो योग्य अभ्यर्थी थे, सिर्फ और सिर्फ उनका हक बनता है। तो आज क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? सीएम घेराव के लिए निकले हैं आप लोग? बिल्कुल, सीएम आवास का घेराव करने के लिए हम निकले हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो 2-3 दिन पहले बयानबाजी की है कि हम जो अवैध हैं, अयोग्य हैं, उनका साथ देंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें और पिछले जो 10 साल से हम इस भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें न्याय दे, जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन हो। भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें न्याय दे, जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन हो। तो अभी आपको बॉर्डर पर रोका गया है, आप सीएम घेराव के लिए जा रहे थे? हम सीएम घेराव के लिए जा रहे हैं। माननीय सीआईडी के जो साथी हैं, तहसीलदार महोदय जी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर जी मिलने आए थे। हमने इनको स्पष्ट कहा है कि ये ऊंचे लेवल की बातें हैं, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी, ओएसडी स्तर की बातें हैं। अगर वहाँ से कोई हमें प्रतिनिधि हमारे मंडल को बुलाता है तो शांतिपूर्वक हम बैठे हैं। हम 5 आदमी 7 आदमी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, हम उनसे अपना मांग पत्र सौंपना चाहते हैं। तो अन्यथा अगर बातचीत नहीं होती है? अन्यथा बातचीत नहीं होती है तो हम बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। हम जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।